बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे स्वयं बनाना पड़ता है। और जो जैसा रास्ता बनाता है उसे मंजिल भी वैसे ही मिलती है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि संबंधित ढेरों जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बरसाती सब्जी के साथ ओल, अदरक और हल्दी की करे खेती। विभिन्न योजनाओं के तहत मत्स्य कार्यालय में करे आवेदन। टमाटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए स्वर्ण संपदा। अब समाचार विस्तार से। किसान बरसाती सब्जी के साथ ओल, अदरक और हल्दी की खेती करे। इससे बेहतर आमदनी होगी, क्योंकि इन फसलों को संरक्षित रखकर ऑफ सीजन में बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नए तालाब निर्माण, निजी तालाब में मोबाइल बेस्ड IoT उपकरण, केज मछली पालकों के लिए लाइफ जैकेट, जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिए पहचान पत्र, मत्स्य पालक पुरस्कार सम्मान के साथ ही निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जिला मत्स्य कार्यालय हजारीबाग में 10 अगस्त तक जमा किया जा सकता है। मछली पालक भाई मौसम के अनुकूल पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए अपने पशुओं को टीका अवश्य लगवाएं। बरसात के मौसम में बकरियों में PPR बीमारी होने की संभावना होती है, जिसे टीका लगाकर बचाया जा सकता है। साथ ही गाय, भैंस और सूकर को भी बरसाती बीमारियों से बचाव के लिए टीका लगवाएं। बरसात के मौसम में अभी जो समय है, इस समय बकरियों में PPR होने की संभावना काफ़ी अधिक है। इसका टीकाकरण आप अवश्य करा लें। साथ ही साथ इंटोरोटॉक्सीमिया एक बीमारी होती है बकरियों में, इसका भी टीकाकरण करके इसका बचाव कर सकते हैं। गाय भैंस में अगर जो बीमारियां बरसात के मौसम में HS, BQ और FMD, HS या गला घोंटू कहते हैं, BQ लंगड़ी बुखार और FMD को खुरहा बीमारी कहते हैं, तो इसका टीकाकरण करने। अगर जो सूकर पालन से जुड़े हैं तो सूकर पालन में स्वाइन फीवर और FMD ये 2 टीकाकरण करके बरसात के मौसम में जो बीमारियां होती है उससे आप बच सकते हैं। टमाटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि, पूसा हाइब्रिड 1 लगाएं। टमाटर की खेती के लिए जैविक पदार्थ से भरपूर दोमट और बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय गोबर खाद 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। ध्यान रहे, बुआई के 1 माह बाद ही रोपाई करें। किसान भाई खेत में मेड़ बनाने के लिए बंड फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, यदि आप टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव कर दें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। रिमझिम बारिश के साथ धान की बुआई हो चुकी है शुरू, है ना। तो चलिए आज की जानकारी है धान की बुआई तथा नीली शैवाल का उपयोग हम कैसे करें, इस तकनीक के बारे में जानकारी लेते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई एवं नील हरित शैवाल के उपयोग के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले बताइए कि जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है, किसान भाई अपनी निचली और ऊपरी ज़मीन में धान की बुआई कर चुके हैं, तो अब उन्हें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए धान की बुआई के बाद? किसान भाई अपलैंड में यानी जो टाड़ ज़मीन है उसमें तो जून के लास्ट में या जुलाई के प्रथम पखवाड़े में ही बुआई, सीधी बुआई कर चुके होंगे। और अभी निचली ज़मीन या मध्यम ज़मीन में किसान भाई रोपा कर रहे होंगे। अगर जो किसान भाई रोपा कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैंने बताया कि जो अपलैंड ज़मीन है, जहाँ टाड़ है, वहाँ पे किसान भाई तो रोपा नहीं करते हैं, वहाँ पर सीधी बुआई करते हैं। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे जो उनका जो फसल है वो करीब 30 दिन का या 25 दिन का हो चला है ना। तो 30-25 दिन का फसल हो चुका है, तो वहाँ उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ना करें कि आप रोपा के चक्कर में अपने अपलैंड को भूल जाएं, है ना। तो क्या करना चाहिए कि आप समय निकाल करके अपने अपलैंड वाले खेत से निकाई गुड़ाई अवश्य कर लें। और निकाई गुड़ाई करने के बाद यानी खर पतवार को निकालने के बाद उसमें जो नेत्रजन की जो आधी मात्रा जो आप बचा के रखें, की मात्रा हमें हाँ, डालना है, तो उसको आप वहाँ पे ज़रूर छिड़काव करें, क्योंकि वो अभी समय आ गया है कि उसमें अब देर नहीं करना चाहिए किसान भाई को। तो अपलैंड में उर्वरक का टॉप ड्रेसिंग यानी यूरिया जो आपने बचा के रखा है आधी मात्रा, उसको अभी वहाँ से खर पतवार निकालने के बाद आप उसको ज़रूर वहाँ पे डालें। टाड़ ज़मीन में जो किसान भाई खेती कर रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल सही समय है कि वो अभी वहाँ पे उर्वरक जो है उसका टॉप ड्रेसिंग, छिड़काव जो है। अगर हम निचली ज़मीन की बात करें तो उसमें हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें? निचली ज़मीन में देखिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है कृषि में समय, है ना। तो समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये समय बीत गया तो किसान भाई वही इनपुट, वही खाद, वही बीज ले करके अगर अगस्त महीने में लगाएंगे तो क्या होगा, उनका जो है उपज जितना उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, उतना लाभ वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने समय से बिचड़ा डाला है, रोपा करने के लिए बिचड़ा अगर आपने डाला हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि बिचड़े की आयु करीब 20 से 22 दिन या 25 दिन का हो चुका है ना। तो ये बिचड़े का आयु भी बहुत सर्वोत्तम है। और इसमें आप क्या करें कि उसको तुरंत खेत में, बारिश का भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है, आप देख रहे हैं कि बारिश हर रोज़ मिल रही है, 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, कभी कभी तो 50-60 मिलीमीटर भी बारिश मिल जा रही है। तो ये बारिश के पानी को संचय करके खेत में कादा करें अगर उनको रोपा करना है तो, और कादा करने के बाद यथाशीघ्र रोपा के कार्य को ख़त्म करें। अगर हम बात करें नील हरित शैवाल की, तो नील हरित शैवाल है क्या आखिर? देखिए, नील हरित शैवाल जो है ये एक जैविक खाद है ना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जो कृषि कार्य करते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, और रासायनिक खाद में विशेष करके यूरिया का, जिससे हम लोग को नाइट्रोजन मिलता है। तो बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग करना, एक तो वो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है, और दूसरा उतनी मात्रा में कहाँ से आएगा, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ रासायनिक खाद पे ही अपनी खेती को करें। आप इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप रसायन को वहाँ पे डाल सकते हैं जो कि रासायनिक नहीं है ना। उसी कड़ी में ये जो नील रहित जो शैवाल है वो आता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर 1 हेक्टेयर में आप 10 केजी नील हरित शैवाल डालेंगे तो आपको करीब 30 किलो आपको नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, अब 30 किलो नाइट्रोजन का मतलब हुआ यूरिया कितना हुआ, वो यूरिया होता है करीब 66 केजी। आपको ये पता है कि एक यूरिया का जो बैग होता है वो 50 केजी का होता है, यानी समझ लीजिए कि एक बैग यूरिया प्लस 10 केजी और 15 केजी और इतना यूरिया आप बचा सकते हैं नील हरित शैवाल से उपयोग से। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये
प्राकृतिक है, नेचुरल है। इससे खेत में जो खेत का जो मिट्टी है उसका भी संरचना अच्छा इम्प्रूव होता है और उसका सूक्ष्म पोषण तत्व भी कम नहीं होता बहुत अच्छा बनता है और खेत हमारे शरीर के ऊपर भी। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है और ऑर्गेनिक की तरफ आप जाते हैं। ये तो हुई कि नील हरित शैवाल है क्या, लेकिन इस नील हरित शैवाल के उपयोग मतलब जो हमारे किसान भाई करना चाहते हैं, इसकी उत्पादन कैसे करें वो, इसका उत्पादन की विधि ये क्या देखिए है? इसका उत्पादन बहुत आसान है। अगर किसान भाई, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा विस्तार में कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि देखिए 4 मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा या तो आप गड्ढा खोद लीजिए या उस साइज का कोई बर्तन ले लीजिए, ठीक है। और बर्तन जो बनता है वो गैल्वेनाइज्ड शीट का बनता है और उसका जो हाइट है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि जब ये संरचना बन गई, अगर कोई गैल्वेनाइज्ड शीट में करना चाह रहे हैं तो वो बनवा लें, अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं, मिट्टी में करना चाह रहे हैं, तो मिट्टी में इतना गड्ढा करने के बाद उसके नीचे पॉलीथीन बिछा दें। पॉलीथीन क्यों बिछा दें? पॉलीथीन बिछाने से क्या होगा कि जो पानी है या जो आप आगे चल के जो उसमें जो सामान डालेंगे वो ज़मीन के अंदर सूख ना जाए या ज़मीन के थ्रू लॉस ना हो जाए, है ना, बात समझ गए। तो अब उसमें क्या करेंगे कि हम 10 किलोग्राम दोमट मिट्टी जो होता है उसको पानी में मिला करके उस गड्ढे में या उस संरचना में आप उसको डाल देंगे। क्योंकि हम लोग की मिट्टी अम्लीय है तो कोशिश करना चाहिए कि अम्ल को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करें। तो इसमें 10 ग्राम हम चूना का भी प्रयोग करेंगे ताकि क्या होगा कि एसिडिटी कम हो जाएगा। अब डालने के बाद जब आप देखें कि मिट्टी जब बैठ गया है ना, पानी ऊपर रह गया है, तो नील हरित शैवाल का ये आता है, क्या बोलते हैं, कल्चर आता है, जो कि आपको हमारे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी मिलता है। उस कल्चर का 100 ग्राम इसमें डालें और 2 ग्राम सोडियम मोलिब्डेट डालें, ये 2 केमिकल डालें और डालने के बाद इसको छोड़ दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे पानी के ऊपरी सतह पर नील हरित शैवाल उगना शुरू हो गए और पानी सूखने का इंतज़ार करें। जब पानी सूख जाएगा तो क्या होगा कि नील हरित शैवाल जो है वो मिट्टी के सतह पर, ऊपरी सतह पर आपको सटा हुआ मिलेगा। आपको क्या करना है कि उसको वहाँ से खुरच करके आप हटा लें और इस तरह से उसको इकट्ठा करते जाएं, है ना। जब आप इकट्ठा कर लेंगे और जब 10 किलो का मात्रा ये बन जाएगा तब आप 1 हेक्टेयर रोपा वाले खेत में, धान के खेत में आप इसको डाल सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो नील हरित शैवाल है इसको किसी खास सीजन में हम कर सकते हैं। इसको आप सालों भर कर सकते हैं और सालों भर इसका उत्पादन आपको मिलते रहेगा। आप उस उत्पादन को एक जगह जमा कीजिए और आवश्यकता के अनुसार अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किसान भाई जोहार किसान भाई। जोहार, नमस्कार। कबारी है दूसरी जानकारी की। तो आज की दूसरी जानकारी है मूंगफली की खेती एवं भूमि के चयन के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी और उठाते हैं लाभ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मूंगफली जो है वो गरीबों का बादाम कहा जाता है। क्यों ना हो, इसमें इतनी ज़्यादा पोषक तत्व होती है कि ये बादाम से भी ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। हमारे झारखंड में भी इसकी खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारे किसान भाई जिन्हें मूंगफली की खेती में कोई छोटी मोटी दिक्कत आ रही होगी, उन सब के समाधान के लिए हम आज आए हैं और हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं अरुण कुमार तिवारी सर। जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि मूंगफली की खेती में जो छोटी मोटी परेशानी हमारे किसान भाइयों को होती है उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। तो सबसे पहले तो एक सवाल उठता है कि जब वो खेती करते हैं तो जो जैसा कि हम देखते हैं कि भूमि का चुनाव वो किस तरह से कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप तो मूंगफली की खेती करते हैं, क्यों नहीं, ये उपयुक्त भी है। यहाँ की मिट्टी भुरभुरी है, यहाँ की जलवायु अच्छी है जिससे कि हम मूंगफली की खेती कर पाएँ। तो नूतन जी ने सही कहा कि मूंगफली मतलब गरीबों का बादाम, मतलब इसमें पोषक तत्व भी बहुत है। किसान भाइयों, आजकल पैंडेमिक सिचुएशन में जब कोरोना काल चल रहा है, इस समय आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यही मूंगफली में प्रोटीन 18 से 22% है। वहीं कार्बोहाइड्रेट 10 से 12% है। तेल 45 से 50% है नूतन जी।
तो इसीलिए हम इसको तेलहनी फसल के रूप में भी यूज़ करते हैं। और दूसरी तरफ दाल जैसा है, लेगुमिनस क्रॉप है, तो दाल जैसा भी है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग तेल के रूप में यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो ज़मीन है, हमारी जलवायु है, हमारी जो वर्षापात है, तो इसके लिए उपयुक्त है। भुरभुरी ज़मीन है, टाण लैंड हमारे पास ज़्यादा हैं, तो उपयुक्त है। जहाँ तक मिट्टी का प्रश्न है, हल्की बलुआही दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है, जो झारखंड में उपलब्ध है। अब खेत का चुनाव, जैसा कि नूतन जी बोली कि खेत का चुनाव, तो खेत का चुनाव में हम वही टाण वाली ज़मीन लेते हैं, ऊपरी वाली ज़मीन लेते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि बलुआही दोमट हो। और ये एक अच्छी बात है कि यही एक क्रॉप है जिसमें एक तलवार जैसा तना से निकलता है, मतलब ज़मीन के ऊपर वाला भाग से तलवार जैसा निकलता है और वो ज़मीन के अंदर जाता है, और वही तलवार जब ज़मीन के अंदर घुस जाता है तब उसमें मूंगफली लगता है। तो ये फल में तो स्वाभाविक है किसान भाइयों, आपकी मिट्टी जो हो भुरभुरी होनी चाहिए, इसीलिए बलुई दोमट बोले। तो वो बलुई दोमट होना चाहिए, थोड़ा शुरू में थोड़ी नमी रहे ताकि वो घुस पाए और उपज अंततः आपको अच्छी मिल पाए। जैसे कि आप मिट्टी का प्रकार बता रहे हैं, तो इसमें जुताई कितना महत्वपूर्ण होता हाँ, है, बिल्कुल, वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल। अब चूँकि मिट्टी में वो होना है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, मिट्टी मुलायम होनी चाहिए और खाद वगैरह से परिपूर्ण होनी चाहिए। तो मिट्टी जो है वो कम से कम 1 से 2 गहरी जुताई होनी चाहिए, जो मोल्डफुल जो मिट्टी पलटने वाली मिट्टी जो हल होती है उससे, और 3 से 4 बार जनरल हल से, सामान्य हल से जुताई होनी चाहिए। मतलब हुआ कि मिट्टी पलटने वाले हल से 1 से 2 बार कम से कम होना चाहिए जुताई, और 3 से 4 बार सामान्य तौर पे जुताई होनी चाहिए। और हम ये सुनिश्चित करें कि जब बरसात, चूँकि बरसाती फसल है ये, तो बरसात में जब बारिश आए तो जल जमाव ना हो, पानी निकासी की संभावना ठीक से कर लें खेत में, और इस तरह से खेत की तैयारी पूरी होती है। अब आप कहेंगे जैसे कि बीज, हाँ बिल्कुल, अब मैं बिल्कुल बीज पर ही आ रही थी कि बीज बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल का, तो वो किस तरह से चुने और क्या देखें उसमें कि उन्हें अच्छा उत्पादन मिले? बहुत बढ़िया। अब है कि अब खेत आपका तैयार है, दूसरी तरफ बीज की तैयारी करनी है। तो बीज देखने में ऐसे ही आप देख सकते हैं कि टूटी फूटी ना हो, उसमें जाला जैसा ना लगा हुआ हो, मतलब रोग वगैरह से ग्रस्त नहीं हो, हेल्दी हो। और जो लगाएंगे वही पाएंगे, जो बीज बोएंगे वही तो पाएंगे, जो किस्म बोएंगे वही तो फल देगा। तो इसलिए किस्म का चुनाव यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम कहते हैं कि किस्म में बिरसा बोल्ड, गिरनार एक वैरायटी है जिसको हम रिकमेंड करते हैं, बिरसा मूंगफली 3, बिरसा मूंगफली 4, इन सभी किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं और ये लगा सकते हैं। बीज जो होगा वो जो लगेगा उससे पहले जब हम बीज लगाने जा रहे हैं, बीज हमारे पास अब आ गया, खेत हमारे पास तैयार है, अब क्या करें? तो खाद डालें और बीज की बुआई शुरू करें। इसमें सिंचाई, और जैसे सिंचाई हाँ, हुई, खाद हुई, खरपतवार हुई, ये सब तो कि मतलब काफ़ी अहम हो जाता है हमारे किसान भाई लोग, उसके बारे में भी बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों, अब आपके पास बीज तैयार है, किस्म का चुनाव हो गया, बीज तैयार है, खेत तैयार है। अब बात आती है कि बीज बोने से पहले आपको खाद वगैरह डालना है। तो खाद सामान्य तौर पे हम कहते हैं गोबर की खाद तो 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप डालते हैं, हर एक सब्जी फसल वगैरह में भी वो डालना ही है। उसके अलावा किसान भाई हम बार बार कहते हैं कि आप मिट्टी की जांच करवा लें। मिट्टी की जांच से ये पता चलता है कि आपकी मिट्टी में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, और क्या चीज़ है तो कितनी है और कितनी और डालनी है, या जितनी चाहिए उतनी है तो नहीं डालेंगे, क्यों फालतू का खर्च करेंगे। तो मिट्टी की जांच करवा लिए होंगे। अगर नहीं करवाए हैं और बिल्कुल अभी समय है लगा लेने का, बल्कि देर हो रही है, तो जितना जल्दी मूंगफली सोइंग करना है तो आपके पास टाइम नहीं है, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो होती है 20 किलो नाइट्रोजन, करीब 50 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटास, इस तरह से खाद देते हैं। और ये खाद जो है, नाइट्रोजन लगाना आपको कम है, तो ये चूँकि दलहनी फसल है इसलिए नाइट्रोजन इसमें कम देते हैं, मतलब कि यूरिया का कम इस्तेमाल करते हैं। तो यूरिया का कम इस्तेमाल करते हैं, स्वाभाविक है 20 या 25 NPK का इस्तेमाल करके हम लगाते हैं। अब है कि बीज दर कितना होगा, कितना बीज लगेगा।
तो नूतन जैसा बताइए बीज के बारे में और खेत के बारे में अभी हम लोग लगा रहे हैं। तो बीज जो है सामान्य तौर पर 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बीज लगता है। बीज की दूरी क्या होगी? तो बीज की दूरी लगभग होगी 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी। तो 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हम ये बीज लगाते हैं लाइन में। चूँकि नूतन जी यहाँ पे लाल मिट्टी देखते हैं हम, टाड़ जो जनरली है ना वो लाल मिट्टी होती है। तो लाल मिट्टी मतलब एसिडिक सॉइल है, अम्लीय भूमि है। तो अम्लीय भूमि है तो उसको न्यूट्रल करें तो और अच्छी बात है। इसके लिए बीज लगाने से पहले हम लाइन में करीब 300 से 400 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लाइन में चूना डालते हैं ताकि हमारी उपज सही हो। अब कुछ जो विशेष सावधानी है वो हमारे दर्शक हाँ किसान भाइयों, बीज को उपचारित जरूर कर लें। बीज को उपचारित करने के लिए कप्तान या थीरम या बेविस्टिन से हम सामान्य तौर पर 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम कहते हैं। इससे रोग नहीं लगेगा। रोग 1-2 बहुत महत्वपूर्ण है। टिक्का बीमारी, टिक्का रोग या हरदा रोग ऐसे करके बीमारी आती है। उसके लिए जब वो पत्ती पे धब्बा धब्बा जैसा दिखाई देने लगे तो डायथेन Z78 या मैंकोजेब ऐसे करके दवा आती है। वो करीब 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। जहाँ तक कीड़े की बात है, कीड़ा में दीमक लग सकता है, तना छेदक लग सकता है, आपका और कोई छोटी बीमारी जो आसपास के पेड़ पौधे पे रहते हैं और वहाँ जाके नुकसान पहुँचाते हैं, वो हो सकते हैं। इसके लिए हम कहते हैं किसान भाइयों कि नीम से बना हुई जो भी कीटनाशक है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर उसके लिए केमिकल जहर है तो हमारे लिए भी तो जहर होगा, हमको भी तो खाना है। इसलिए नीम से बना हुआ कोई नेमीसाइड जिसे नेमाक्लोर आता है ऐसे करके कोई दवा जो आ रही है 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से करके वो पत्ती के नीचे से और पत्ती के ऊपर से ठीक से 15 दिन के इंटरवल पे अगर हम छिड़काव करें तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बात और महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि तलवार जैसा भी इसकी फ्लावरिंग होती है तो इसका निकाई गुड़ाई 30 दिन से पहले ज़रूर कर लें। 35 दिन के बाद कभी ना करें, इसलिए कि निकाई गुड़ाई जब हम कर लिए हैं, खरपतवार निकल गया है, अब मिट्टी मुलायम है, उसमें से जैसा कि मैं पहले बताया था वो जो फूल जो है तलवार जैसा नुकीला निकलेगा और ज़मीन के अंदर धंसेगा। तो मिट्टी कड़ी नहीं होनी चाहिए, भुरभुरी होगी तो धंसेगा वो और उसी में फलन होगी। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी कि कैसे मूंगफली की खेती करें और क्या क्या सावधानियां बरतें। कैसी रही जानकारी? अगर हमारी दी हुई जानकारियों पर आप अमल करेंगे तो लाभान्वित ज़रूर होंगे, ये हमारा वादा रहता है। तो अब फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार, लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहर।